सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अपना टॉपिक जो चला है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। इसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में पवासो समीकरण को व्युत्पन्न किया था। आज हम रेखीय पृष्ठ धाराओं के लिए पवासो समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। साथ ही समय परिवर्ती विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, जिससे हमें लॉरेंज गेज प्रतिबंध प्राप्त होगा। तो हम शुरुआत करते हैं पवासो समीकरण के हल से। तो रेखीय पृष्ठ धाराओं के लिए पवासो समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम पवासो समीकरण की उस स्थिति की बात करते हैं जो हमने पिछले क्लास में डिराइव किया था। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि सदिश विभव 1 के लिए जो पवासो समीकरण होती है वो होती है डेल स्क्वायर ए बराबर माइनस का म्यू जीरो जे। यहाँ आपका जे जो है ये धारा घनत्व है। अब आपका जो सदिश विभव ए है, इस सदिश विभव ए को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में भी व्यक्त करते हैं। तो जब इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में लिखा जाता है तो इसकी समीकरण निम्न प्रकार प्राप्त होती है। ए वेक्टर आर बराबर म्यू 0.45 डेल क्रॉस एम अपॉन आर। यहाँ एम जो है वो धारा लूप का द्विध्रुव आघूर्ण है और इसकी जो दिशा है वो जेड अक्ष के अनुदिश है। यदि इस समीकरण को हम जो ये समीकरण है, इस समीकरण में एम वेक्टर और डेल की जो स्थिति है वो परिवर्तित करें तो यहाँ आपका बाहर माइनस मिल जाएगा। सामान्य सदिश गुणा है ए क्रॉस बी बराबर माइनस का बी क्रॉस ए, उसकी पालना हुई है। तो यहाँ आपको मिल जाता है ए वेक्टर आर बराबर माइनस का म्यू 0.4 पाई एम वेक्टर क्रॉस डेल 1 आर। समीकरण 2 जो है वो एम के किसी भी अभिविन्यास के लिए आपके सत्य रहेगी। अब हम एक आयतन V लेते हैं। इस आयतन V में धारा वितरण के कारण बहुत अधिक संख्या में चुंबकीय द्विध्रुव विद्यमान है। तो इस आयतन वितरण में आपके बहुत सारे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण विद्यमान है। इनमें अपन एक इसका जो आयतन है वो आयतन V है और पृष्ठ जो है उस पृष्ठ पे एक पृष्ठ अल्पांश ले रखा है dA। इस पृष्ठ अल्पांश की जो दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत n कैप है। तो इसके अंदर हम एक आयतन अल्पांश dV ले लेते हैं, dV डैश। इस dV डैश की जो मूल बिंदु O से दूरी है वो दूरी r डैश है और इस dV डैश से कैपिटल R दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु ले लेते हैं P। इस बिंदु प्रेक्षण बिंदु P पे हमें मान ज्ञात करना है और इस प्रेक्षण बिंदु P की मूल बिंदु O से जो दूरी आ गई वो आपकी दूरी आ गई स्मॉल r। ठीक है, तो ये आपका चित्र है। तो चित्रानुसार एक आयतन V पर विचार करते हैं जिसमें धारा वितरण के कारण बहुत अधिक संख्या में चुंबकीय द्विध्रुव विद्यमान है। मूल बिंदु से r डैश दूरी पर एक आयतन अल्पांश dV डैश लेते हैं। इस आयतन अल्पांश dV डैश के कारण प्रेक्षण बिंदु P पर सदिश विभव A का मान जो है वो समीकरण 2 द्वारा दिया जाता है। जो ये समीकरण 2 है इस द्वारा दिया जाता है। यदि प्रेक्षण बिंदु P के आयतन वितरण से जो प्रेक्षण बिंदु P है वो धारा के आयतन वितरण से बहुत अधिक दूरी पर है, यानी ये जो है P यहाँ से बहुत अधिक दूरी पे है। कंडीशन हो गई r स्मॉल r इज ग्रेटर देन r डैश। ये जो स्मॉल r जो है वो इस r डैश की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो इस समीकरण 2 में हम जो स्मॉल r है, इस स्मॉल r को, ये जो स्मॉल r है इस स्मॉल r को इस कैपिटल R से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ स्मॉल r की जगह यदि कैपिटल R लिख दिया जाए तो आपको समीकरण 2 जो है उससे मिल जाता है ए वेक्टर आर वेक्टर बराबर माइनस का म्यू 0.4 पाई एम क्रॉस डेल 1/r। ये प्रतिस्थापित करने का सामान्य सा आपको फॉर्मूला बताऊं तो ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी बढ़ जाएगी तो ये दूरी जो है वो इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगी। तो इसको हम इस
ये दूरी जो है वो इसके लगभग बराबर अपन मान सकते हैं, इसलिए इस स्मॉल आर को कैपिटल आर से प्रतिस्थापित किया है। तो प्रतिस्थापित करते ही आपको समीकरण मिल गई है। अब इस समीकरण में हमने एक चेंज और कर दिया है, ये माइनस है, इस माइनस को गायब कर दिया है। अब जो माइनस को गायब किया है या हटाया है, तो इस डेल की जगह डेल डैश ले लिया और डेल डैश का जो मान है वो माइनस डेल ले लिया, या हम ये कहते हैं इस माइनस को यहाँ पे लेंगे तो माइनस डेल बना, माइनस डेल को हमने क्या लिख दिया, डेल डैश। तो हमें समीकरण 3 मिल गई, ए वेक्टर आर वेक्टर बराबर μ0/4 पाई एम वेक्टर क्रॉस डेल डैश 1/r। समीकरण 3 जो है इसमें इकाई आयतन का चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर आर डैश है। तो आर डैश पर स्थित जो आयतन डीवी डैश होगा इसका चुंबकीय आघूर्ण एम आर डैश डीवी डैश होगा, और इस आयतन के लिए आपका जो मान है वो मान आ जाएगा एम वेक्टर बराबर एम आर डैश डीवी डैश। समीकरण नंबर 4 एम का जो मान है, यह मान समीकरण 3 जो अभी अपने पास थी पीछे में उसमें रखकर आयतन समाकलन करते हैं। तो आयतन समाकलन करने पर हमें संपूर्ण धारा के आयतन वितरण के कारण प्रेक्षण बिंदु P पर जो है वहाँ उस बिंदु P पर सदिश विभव A का जो मान है वो आर डैश के पदों में प्राप्त होता है। तो m का मान रखते ही हमें मिल गया ए वेक्टर आर डैश बराबर μ0/4 पाई इंटीग्रेशन एम वेक्टर क्रॉस डेल डैश 1/r डीवी डैश, इक्वेशन नंबर 5। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम सदिश सर्वसमीका लगा देते हैं, डेल क्रॉस ए बी, यहाँ ए जो है वो नियतांक है, तो डेल क्रॉस ए बी वेक्टर बराबर डेल ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए डेल क्रॉस बी वेक्टर। ये जो सर्वसमीकाएँ हैं, ये सर्वसमीकाएँ अपने गणितीय भौतिकी की पुस्तक है उसमें आपको मिलेगी, सदिश का जो चैप्टर है उसमें है, यहाँ अपने को केवल याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ a जो है आपका नियतांक है, और ये a जो है इसको हम 1/r मान लेते हैं, और ये जो b वेक्टर है इसको हम dv डैश मान लेते हैं। तो ये सर्वसमीका लगाने पे समीकरण 5 से हमें मिल जाता है a वेक्टर r वेक्टर बराबर μ0/4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डैश क्रॉस एम अपॉन आर, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डैश माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ वी डैश क्रॉस एम वेक्टर अपॉन आर डीवी डैश, इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन नंबर 6 में भी ये जो मान है, इस मान को हम एक सर्वसमीका जो स्टोक्स में ग्रीन में के बारे में अपन बात कर रहे थे पिछली कक्षाओं में या पिछले लेक्चर में, वैसे ही इस मान को हम जो है वो इस सर्वसमीका से हटा देते हैं, और इस सर्वसमीका से ये मान प्राप्त होता है। सर्वसमीका है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एन कैप क्रॉस बी वेक्टर डी एस बराबर वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डैश क्रॉस बी डी वी। तो ये जो मान है, हालांकि राशियाँ चेंज हो सकती है, जैसे डेल डैश का तो डेल डैश है, लेकिन बी वेक्टर की जगह क्या आ गया आपका एम वेक्टर अपॉन आर। तो यहाँ आपका जो बी है, इस बी की जगह आ जाएगा एम वेक्टर अपॉन आर। तो ये जो मान है, इस मान को हम प्रतिस्थापित करते हैं तो इस सर्वसमीका की सहायता से, तो हमें ये समीकरण 7 मिल जाती है। समीकरण 7 आपको मिलती है ए वेक्टर आर वेक्टर बराबर μ0/4 पाई इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डैश क्रॉस एम अपॉन आर डीवी डैश प्लस सरफेस इंटीग्रल और ऑफ एम वेक्टर क्रॉस एन कैप अपॉन आर डीवी डैश। समीकरण 7 जो है, इसके अनुसार चुंबकीय ध्रुवों का जो आयतन वितरण है वो एक पृष्ठ धारा घनत्व है एवं एक आयतन धारा घनत्व के तुल्य है, जिसे हम निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त करते हैं। ये आपकी समीकरण जो है वो है जे वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस एन कैप और जे वेक्टर बराबर डेल क्रॉस एम वेक्टर। तो ये जो परिणाम है समीकरण 8 और 9, इन परिणामों को प्राप्त करने, ये जो परिणाम आपके आए हैं, ये परिणाम पृष्ठ धाराओं के लिए पोवासो समीकरण के हल को दर्शाती है, क्योंकि एक पदार्थ के चुंबकीय गुणों को व्युत्पन्न करने के लिए उस पदार्थ को बहुत लघु धारालोपों का समूह माना जा सकता है, जिससे पदार्थ के भीतर जो है कुल नेट
आयतन धारा प्राप्त होती है और इससे हमें प्रवासों की समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है समय परिवर्ती विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र B के लिए हमें पता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र B को सदिश विभव A के पदों में लिखा जाता है तो वो समीकरण निम्न प्रकार होती है, B वेक्टर बराबर डेल क्रॉस A वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। जबकि विद्युत क्षेत्र का जो कर्ल है वो निम्न प्रकार लिखा जाता है, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस का डेल B अपॉन डेल T। चुंबकीय क्षेत्र के अवकलज के रूप में लिखा जाता है इसको। और ये B का जो मान है वो है कर्ल ऑफ A या डेल क्रॉस A वेक्टर। तो ये जो B का मान है वो यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे रखते ही हमें ये समीकरण प्राप्त हो गई। इस समीकरण में हमने जो है वो इनका स्थान परिवर्तन कर दिया है, इनका स्थान इसको बाहर ले लिया है और इसको अंदर ले लिया है। बाहर अंदर लेते ही ये जो माइनस आपका इसको इधर लेके गई, इधर लेके जाते ही ये प्लस में आ गया और इधर जो है वो जीरो हो गया। ये पूरी राशि जो है वो इधर आ गई। यहाँ आपका डेल जो है वो कॉमन आ गया। डेल कॉमन आते ही आपका E प्लस डेल A अपॉन डेल T बच गया, समीकरण नंबर 2। तो चूंकि अदिश फलन के ग्रेडियंट का जो कर्ल होता है वो शून्य होता है, इसलिए ये जो है इसका जो ग्रेड होगा इसको हम लिख सकते हैं E प्लस डेल A अपॉन डेल T बराबर माइनस का ग्रेड फाई। और ग्रेड को भी ग्रेड का डिनोशन दें तो डेल ये लिखा जाता है। ये जब इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं होता तो ग्रेड होता है। इनमें आप भ्रमित मत होना कि इन दोनों के बीच जब कोई निशान नहीं होता है तो ग्रेड होता है। और डेल और फाई के बीच में मान लीजिए आपका डॉट है तो डाइवर्जेंस होता है, और क्रॉस है तो कर्ल होता है। तो यहाँ से आपका E का जो मान आ गया वो आ गया माइनस का डेल फाई माइनस का डेल A वेक्टर अपॉन डेल T, समीकरण 3। तो समीकरण 1 जो है ऊपर, ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 जो है वो सदिश विभव A को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं करती है। यदि हम किसी स्वच्छ अदिश फलन फाई के ग्रेडियंट डेल फाई को सदिश विभव में जोड़ें तो सदिश विभव A जो है वो निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, A वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस डेल फाई। इसको जोड़ने की कंडीशन जो है वो अभी आगे आएगी। इस स्थिति में यदि चुंबकीय क्षेत्र हो तो वह अपरिवर्तित बना रहता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए अदिश विभव फाई में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होने की संभावना रहती है। इस प्रकार फाई में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन फाई डैश बराबर फाई माइनस का डेल साई अपॉन डेल T के रूप में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट में आपका है कि अब यदि हम समीकरण 4 से A वेक्टर और समीकरण 5 से फाई डैश का जो मान है वो समीकरण 3 में रखें और इसको सत्यापित करने की कोशिश करें, तो समीकरण 4 और 5 के जो रूपांतरण है अभी अपन ने जो किए हैं वो समीकरण 4 और 5 है। ये समीकरण 4 है और ये समीकरण 5 है। तो समीकरण 4 और 5 के जो रूपांतरण है इनमें से कोई भी भौतिक नियम जो विद्युत चुंबकीय विभवों A और फाई में व्यक्त किया जाता है उसमें अपरिवर्तित रहता है। इन रूपांतरणों को गेज रूपांतरण कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभवों को अंतर्ग्रसित करने वाले जो समीकरण होते हैं वे समीकरण गेज अनिश्वर समीकरण या गेज इनवेरिएंट अपरिवर्तित रहते हैं। तो अब सदिश विभव A जो है उस सदिश विभव A को समीकरण 4 और समीकरण 5 द्वारा वर्णित रूपांतरणों के सुसंगत होना चाहिए, जिससे आपका विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B जो है अपरिवर्तित रहे। तो इनको प्राप्त करने के लिए हम मैक्सवेल के प्रथम और चतुर्थ समीकरण को काम में लेते हैं। तो मैक्सवेल का प्रथम और चतुर्थ समीकरण पहले अपन प्रथम लेते हैं, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ D बराबर डेल
एप्सिलॉन नॉट ई। डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया, आपका डेल अंदर आ गया और इस ई का जो मान है वो समीकरण से रख दिया है हमने, माइनस का डेल फाई माइनस का डेल अपॉन डेल टी, समीकरण 3 से रखा है ये। इसको हल कर लिया है आप, इस मान को हल कर लिया है। ये तो एप्सिलॉन नॉट है वो तो इधर आ गया, ये डेल का जो सामान्य गुणा है इसलिए माइनस का डेल स्क्वायर फाई हो गया, माइनस का डेल अपॉन डेल टी बाहर पड़ा है, बाहर रखा हुआ है, डेल इस ए के पास रह गया है। अब इसमें हमने जो है वो क्या किया है, कुछ नहीं किया है, इस पद को इधर लिख लिया है, इस पद को इधर रख दिया है और इसका जो डाइवर्जेंस ऑफ डी है इसको हमने रो रख दिया है और डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है इसको रो लिख दिया है, बाकी एज इट इज़ है। तो ये हमें समीकरण 6 मिल गई है। इसी प्रकार किसी माध्यम के लिए मैक्सवेल की जो चौथी समीकरण है वो चौथी समीकरण लें तो चौथी समीकरण के अनुसार कर्ल ऑफ बी माइनस का म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी जो है वो म्यू जे है। तो यहाँ म्यू से भाग लगा देते हैं सभी पदों में, तो यहाँ इसमें म्यू नहीं है तो म्यू आ गया, यहाँ का म्यू कैंसिल हो गया, यहाँ का म्यू भी हट गया, समीकरण नंबर 7 मिल गई। समीकरण 1 और 3 से बी व ई के मान, ये जो बी है और ये जो ई है, इन दोनों के मान समीकरण 1 और 3 जो अपन ने ऊपर किए थे वहाँ से रख देते हैं। तो वहाँ से रखते ही आपका जो मिल गया 1/म्यू तो बाहर आ गया, ये डेल है और ये जो है ये बी का मान है, ये बी का मान रख दिया यहाँ पे, माइनस का एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी बाहर पड़ा है, ये ई का मान यहाँ पे रख दिया बराबर जे है। वापस यू को जो है वो गुणा कर दिया तो यहाँ से यू हट गया, 1/बी यू म्यू है, 1/म्यू हट गया है, ये म्यू आपका गुणा में आ गया है, या वापस आपका म्यू आ गया है। समीकरण 8, समीकरण 8 में जो है वो आपका बीजगणितीय सूत्र लगा देते हैं, डेल क्रॉस ए, ये बीजगणितीय सूत्र है, इस बीजगणितीय सूत्र को लगाते हैं। तो बीजगणितीय सूत्र लगाते ही आपको मिल जाता है माइनस का डेल स्क्वायर ए प्लस डेल डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस न्यू एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी ग्रेड फाई प्लस न्यू एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर न्यू जे वेक्टर। इक्वेशन नंबर 9। यहाँ ए पर जो है ए वेक्टर जो आपका सदिश विभव है इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि ये मान लिया जाए कि ए वेक्टर व फाई जो है वो निम्न सूत्र से जुड़े हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का न्यू एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी, समीकरण 10। और समीकरण 10 का प्रयोग करने पर, इस समीकरण 10 का प्रयोग करने पर ये जो समीकरण 9 है इसके दोनों मध्य पद जो है वो निरस्त हो जाते हैं, ये वाले। तो समीकरण 9 में शेष जो है वो बच जाता है, एक तो ये पद और आपका एक ये पद। तो इन दोनों पदों से आपका माइनस का डेल स्क्वायर ए प्लस न्यू एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर न्यू जे, यहाँ आपका हल कर लिया, माइनस को हटा दिया है यहाँ से, तो यहाँ माइनस बन गया और यहाँ माइनस बन गया, इक्वेशन नंबर 11 बन गई। समीकरण 10 का, इसी समीकरण 10 जो है इसका उपयोग हम समीकरण 6 में करते हैं तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाती है। समीकरण 6 पीछे ही है, माइनस का डेल स्क्वायर फाई माइनस का डेल अपॉन डेल टी कोष्टक माइनस का न्यू एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको खोल लिया, खोलते ही हमें समीकरण 12 मिल गई। तो अब जो समीकरण 10 है उस समीकरण 10 को हमने ए वेक्टर व फाई के लिए माना था, उससे हमें दो समीकरण 11, ये समीकरण 11 और ये समीकरण 12 प्राप्त हुई है, 11 और 12 प्राप्त हुई है। इन दोनों समीकरणों से स्पष्ट है कि सदिश विभव ए वेक्टर जो है वो धारा घनत्व जे से संबंधित है, जबकि अदिश विभव फाई जो है वो आपका रो से संबंधित है, तथा ए वेक्टर व फाई के प्राप्त दोनों जो समीकरण हैं वो समीकरण 11 व 12 में लगभग समानता है, अर्थात दोनों विभव जो है
वो एक ही प्रकार के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो स्थिर अवस्था के लिए समय का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। तो स्थिर अवस्था के लिए समय का अवकलन शून्य होने के कारण हमें जो मान मिलते हैं वो मान मिलते हैं डेल स्क्वायर ए बराबर माइनस का म्यू जे एवं डेल स्क्वायर फाई बराबर माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो समीकरण 13 है, ये समीकरण 13 लॉरेंज गेज प्रतिबंध कहलाती है। तो यहाँ आपका लॉरेंज गेज समीकरण प्राप्त हुआ। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।